सुनते रहना मेरी बात। वन शॉट। अच्छा हाँ सुनिए, आप उस क्लास में थे शायद, मैंने तुम्हें करवाया थे। नहीं थे, कोई बात नहीं। यहाँ सुनो, सुनिए अब ध्यान दे लो यहाँ पर। एडीएस से चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहले हम, ठीक है। उसके बाद एक क्विक रिवीजन ही करेंगे। सबसे पहले एडी की बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहले एडी, एडी मींस एग्रीगेट डिमांड। यहाँ सुनिए, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल या सम की बात करें, टोटल सम ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है बच्चों? टोटल डिमांड। यहाँ सुनो, वैसे डेफिनेशन क्या है एग्रीगेट डिमांड की? एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, all the value of final goods and services which all the sector of economy is planning to buy। क्या डेफिनेशन बताई मैंने? वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो ऑल दी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर हैं वो प्लान कर रहे हैं परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए, इज इन अ फाइनेंशियल ईयर और इन अ फिस्कल ईयर इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन मैंने क्या बताया? वैल्यू ऑफ all final goods and services, all final goods and services which all the sector of economy, which all the sector of economy is planning to buy in our fiscal year or in our financial year is called aggregate demand। इसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, ठीक है। अब सुनिए, ठीक है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि विच ऑल दी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मतलब हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं बच्चों? 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी में हमारे 4 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर होता है बच्चों हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर होता है। फिर होती है हमारी फर्म, फिर होती है हमारी गवर्नमेंट सेक्टर, फिर होती है हमारी फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर, हाउस होल्ड का काम क्या होता है बच्चों? कंजम्पशन करना। हाउस होल्ड का काम क्या होता है? कंजम्पशन। हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है। हम लोग कौन है बच्चों? हाउस होल्ड। हम लोग हाउस होल्ड में काउंट होते हैं। फर्म्स क्या होती है? फर्म्स का काम होता है इन्वेस्टमेंट्स करना। फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है या इन्वेस्टमेंट करती है, प्लांट मशीनरी ये सब चीजें खरीदती है, ठीक है, ठीक है। बिजनेस करती है, बिजनेस में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ही होती है, ठीक है। तो फर्म्स का काम क्या होता है बच्चों? इन्वेस्टमेंट्स करना। फिर गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना। गवर्नमेंट खर्चे करती है, किस चीज पे खर्चे करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट किस चीज पे खर्चे करती है? वो गुड्स और सर्विसेज जो पब्लिक यूज करती है उन पे खर्चा करती है, उसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। फिर फॉरेन सेक्टर का काम क्या होता है बच्चों? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट करना एंड इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना फॉरेन सेक्टर का काम होता है, ठीक है। और इन शॉर्ट कहें नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या था? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बच्चों ये जो कंजम्पशन है इसको शॉर्ट में सी लिखेंगे, ये इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट में आई लिखेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है शॉर्ट में जी लिखेंगे, इसको शॉर्ट में एन ई लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इन चारों चीजों को ऐड कर दें, अगर हम चारों चीजों को ऐड कर दें, क्या? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को ऐड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। तो क्या आ जाएगा हमारा? एग्रीगेट डिमांड। तो अगर आपसे पहले क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, तो आप बोलोगे इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sector of economy is planning to buy in a fiscal year or in a financial year for aggregate demand। पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि what are the components of aggregate demand, what are the components of aggregate demand। तो बोलोगे एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट होते हैं। और what are the sectors of economy, कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के? 4, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन। या इसका एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि what are the components of aggregate demand। अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स बताओ, तो आपको यही 4 कंपोनेंट की लिस्ट बनानी है, ठीक है। कौन कौन सी? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। बेसिकली हाउस होल्ड का काम क्या होता है? कंजम्पशन करना। फर्म का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉरेन सेक्टर का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, शॉर्ट में बोलेंगे उसे नेट एक्सपोर्ट। हम इन चारों चीजों को ऐड कर दें
कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को ऐड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, एडी मींस एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहली चीज होगी, एडी की डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है। फिर हम जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो करेंगे उसमें याद रखना बच्चों, एडी में हम एडी का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो जो चीज को साइलेंट मानते चलेंगे, मतलब हम ये एज्यूम करेंगे हमारे कंट्री में गवर्नमेंट नहीं है और ना ही हमारा नेट एक्सपोर्ट है, मतलब बेसिकली एडी किसके इक्वल मान के चलेंगे, सी प्लस आई। आपने न्यूमेरिकल में भी देखा होगा एडी किसके इक्वल होता है, सी प्लस आई। तो न्यूमेरिकल जब भी याद करेंगे हम लोग, मतलब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो एडी इक्वल टू क्या होगा हमारा, सी प्लस आई होगा, ठीक है। व्हाट इज आई, आई मींस इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज सी, सी मींस कंजम्पशन, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, सी प्लस एडी इक्वल टू सी प्लस आई क्यों है, क्योंकि बच्चों हमारे इस चैप्टर में assumption है, ध्यान से सुनना, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एडी इक्वल टू सी प्लस आई वाला फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं, सिंस एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन ई होता है, तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई क्यों होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारी assumption है कि गवर्नमेंट को हमने साइलेंट मान रखा है, गवर्नमेंट नहीं है और ना ही नेट एक्सपोर्ट्स है, ठीक है। हमारे सेक्टर में सिर्फ दो ही, हमारे इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर है, कितने कौन कौन से सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म। याद है आपने नेशनल इनकम पढ़ा होगा, नेशनल इनकम में भी हम अज्यूम करते हैं कि दो ही सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, हाउस होल्ड और फर्म। नेशनल इनकम में आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें एक हाउस होल्ड लेते हैं और एक जगह फर्म लेते हैं, हाउस होल्ड सर्विस देते हैं, फर्म क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज, रियल फ्लो। फिर फर्म पेमेंट करती है और हाउस होल्ड क्या करते हैं, उसे खर्च कर देते हैं, उसे मनी फ्लो कहते हैं, याद है। हाउस होल्ड और फर्म लेते थे, इसके पीछे रीजन यही है कि हमारे इस पूरी बुक में, इस चैप्टर ही नहीं इस पूरी बुक में assumption है कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ कितने सेक्टर हैं, दो दो सेक्टर हैं, कौन कौन से, हाउस होल्ड और फर्म। बाकी गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट सेक्टर को हमने साइलेंट मान के चलना है, ठीक है। क्या assumption है इस चैप्टर में, assumption है कि, assumption है कि ओनली, ओनली कितने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, ओनली टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, दो सेक्टर इकोनॉमी के हम लेते हुए चल रहे हैं, कौन कौन सी, हाउस होल्ड और फॉर्म। हाउस होल्ड का क्या होता है, कंजम्पशन करना, फॉर्म का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। इसलिए एडी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, सी प्लस आई। तो पहला फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो चार कंपोनेंट आपको बता देने हैं, हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन। क्लियर है, चलिए हाँ जल्दी 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 नोट करेंगे।
चलिए यहाँ देखिए जो ये इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर देखो एडी इक्वल टू सी, नहीं सर यहाँ पर एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एडी। बच्चों यहाँ पर जो आई है आई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो होती है दो टाइप की होती है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। हाँ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दो टाइप की होती है, कई बार आप पेपर में क्वेश्चन भी आता है। एक होती है हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और एक होती है बच्चों इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और एक होती है बच्चों इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या डिफरेंस होता है ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में? यहाँ सुनिए बच्चों, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो गवर्नमेंट सेक्टर करती है, दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर एंड दिस इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर करती है। दूसरा डिफरेंस ये होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट नहीं कमाना, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए करी जाती है, ठीक है। तीसरे और डिफरेंस क्या होता है इसमें? यहाँ सुनो, यहाँ देखिए तीसरा डिफरेंस ये होता है, ये सिंस इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता तो ये इनकम इन इलास्टिक होती है, इनकम इन इलास्टिक। इनकम इन इलास्टिक मतलब प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करती है। और ये वाली जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर करती है ना, प्रॉफिट मोटिव होता है, तो ये इनकम इलास्टिक होती है। कैसी होती है? इनकम इलास्टिक। एक और चीज एमसीक्यू में भी बहुत क्वेश्चन आता है इसका, ये चीज कि बताओ इसका कर्व कैसा बनता है, किसका? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का। तो बच्चों यहाँ सुनिए, यहाँ देखिए इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। कैसा बनता है इसका? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर आई का मतलब क्या है? आई मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक टाइप की इनकम होती है। सिंस इनका मेन ऑब्जेक्टिव इनकम कमाना नहीं होता गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती रहती है, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे मतलब नहीं है, प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। गवर्नमेंट जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू सकती है, तो इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के जो, हाँ इनकम है, हाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। दूसरी बात, इसका जो कर्व होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब हाइयर द इनकम, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? इन्वेस्टमेंट्स होगी। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इसलिए इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। याद रखना इस चैप्टर में हमारी अजम्पशन है, एक और अजम्पशन सुनो ध्यान से। इस चैप्टर में हमारी ये अजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट हम मान के चल रहे हैं ऑटोनॉमस। क्या मान के चल रहे हैं? ऑटोनॉमस। हमारी इन्वेस्टमेंट कैसी है? ऑटोनॉमस। इस चैप्टर में हमारी अजम्पशन है कि हम लोग ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इस चैप्टर में नहीं है। क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, लेकिन अभी जो हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर हम ये मान के चलेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस नेचर की है? ऑटोनॉमस नेचर की है, ठीक है। अभी इसका यूज आएगा आगे, जब मैं टेबल बनाऊंगा, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो यूज आएगा उसका, ठीक है। क्लियर है? हाँ ये बच्चों बुक में है, लिखना लिखो वरना मत लिखो, ठीक है। एक और काम किया करो, घर पे जाकर रिवाइज जरूर कर लिया करो, ना आए तो वीडियो देख लिया करो, ठीक है। सॉरी एक और लिंक भेज रहा हूँ मैं, जिसपे दूसरे इस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक और लिंक है, हाँ यहाँ से नहीं है। अब बच्चों एडी का शेड्यूल बनाएंगे, एडी का शेड्यूल बनाएंगे। एडी का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? सी प्लस आई। यहाँ सुनिए, क्या करो? वाई का मतलब क्या होता है बच्चों? इनकम। वाई का मतलब क्या होता है? इनकम। सी का मतलब होता है कंजम्पशन। वैसे जब इनकम 0 थी, कंजम्पशन मान लो 40, इनकम बढ़ गई, कंजम्पशन बढ़ जाएगी। इसको ना कांस्टेंट रेट से बढ़ाना, इसको मैंने 80 से बढ़ाया, ठीक है, तो आगे भी 80 से बढ़ाएंगे। फिर से इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी 200, 80 से बढ़ाएंगे। फिर इनकम बढ़ी, फिर 80 से बढ़ाओ 280, फिर इनकम बढ़ी 80 से बढ़ाई कितना है? 360, फिर इनकम बढ़ी 80 से बढ़ाए कितना? 440, फिर इनकम बढ़ी 80 से बढ़ाए 520। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रही है। हमने शेड्यूल को इजी रखने के लिए हमने 80 से इंक्रीज करना है। पहले 0 पे 40, अच्छा जीरो, इनकम 0 और कंजम्पशन 40, ऐसे कैसे हो सकता है कि जब इनकम 0 है
और कंजम्पशन 40 है। ये बच्चों ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहलाता है ये? हाँ, ये जब इनकम जीरो होती है और उस समय कोई ना कोई कंजम्पशन होती है तो इसे हम ऑटोनॉमस, हाँ ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन की फुल फॉर्म क्या होती है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जब इनकम जीरो होती है उस समय कोई ना कोई कंजम्पशन होती है और उस कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है मेरे? उसके बाद हम यहाँ पर आई लेंगे कि एडी इक्वल टू सी प्लस आई होता है ना, हमारे पास सी आ गया, आई नहीं आया अभी तक, तो आई लेंगे यहाँ पर। आई आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट हम कौन सी मान के चल रहे हैं? ऑटोनॉमस। कौन सी इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं? ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस क्या होती है? जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती। ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो गवर्नमेंट कांस्टेंट रखती है। देखो गवर्नमेंट कोई भी खर्चे करती है वो कांस्टेंट नेचर का करती है। अगर प्रॉफिट होगा तभी उतना ही खर्चा करेगी, लॉस होगा तभी उतना खर्चा करेगी। गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करती। मतलब अगर मान लो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जीरो इनकम है तो इन्वेस्टमेंट 20 है, चाहे इनकम बढ़ भी जाए गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट क्या रखेगी? 20 रखेगी, कांस्टेंट रखेगी। चाहे इनकम 200 हो जाए तो इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? 20। तो 20 हर जगह आपको इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मान के चलना है। तभी तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनी थी वो, जिसका जो इन्वेस्टमेंट कर बना था पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना था। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने क्या मान के चलनी है यहाँ पर? ऑटोनॉमस। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। गवर्नमेंट करती है ना इसे, तो इसलिए कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब एडी बनाएंगे। एडी एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई। एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। सी प्लस आई निकालेंगे, एडी आ जाएगा। कितना आ रहा है? इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को, तो कितना आएगा? 60, 140 ऐड करिए, 220, 300, 380, 460, 540। क्या कुछ भी एज्यूम कर लो, अगर 20 लिया आपने तो हर जगह 20 लोगे, 40 ले लो तो हर जगह 40। मतलब आपको कांस्टेंट लेके चलना है, क्योंकि इस चैप्टर में अजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट फिक्स रखती है, चेंज नहीं करती। दिया नहीं होगा, खुद से अज्यूम करना है। यहाँ सुनो, अब ना इसको डायग्राम बनाएंगे। यहाँ सुनिए, हमेशा याद रखो एक्स एक्सिस पे इनकम लोगे। क्या लोगे? इनकम। एक्स एक्सिस पे इनकम लोगे और वाई एक्सिस पे जो लेना लो। जैसे मैं एडी बना रहा हूँ तो एडी लूंगा। ठीक है, अगर मैं एडी बनाऊंगा ना तो देखो ऐसा बनेगा, ऐसा। एडी कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बनेगा? क्वेश्चन पूछता है व्हाई एडी इज अपवर्ड स्लोपिंग। एडी मींस एग्रीगेट डिमांड। जैसे जैसे बच्चों इनकम बढ़ रही है, याद देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती है। एडी कैसे आता है? सी प्लस आई। आई तो कांस्टेंट नेचर का होता है, उसे छोड़ दो। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे क्या बढ़ती है? कंजम्पशन। ये ह्यूमन का यही नेचर होता है, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी कंजम्पशन भी बढ़ती हो जाएगी। तो इसीलिए एडी का फॉर्मूला क्या होता है? एडी इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, ठीक है, इसलिए तो ये आता है ना, ये एडी कर रहा है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्यों? रीजन क्या लोगे? जितनी ज्यादा इनकम बढ़ती है उतनी ज्यादा क्या बढ़ती है? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इस वजह से एडी जो है अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। ले रहे? अब यहाँ पर कंजम्पशन कर्व बनाओगे ना, कंजम्पशन, तो इसके ना पैरेलल बनेगा। कंजम्पशन कर्व कैसे बनाना है? 0,40 आप यहाँ ऐसे ऐसे लेते हुए चलेंगे, 0,40, फिर 100,120, 100,180, जैसे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ आता है सबको बनाना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे ले रखा है हमने और बाकी सब चीजें क्या लेंगे? वाई एक्सिस पे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो बनेगा, जो कंजम्पशन का ग्राफ बनेगा वो एडी के पैरेलल बनेगा। किसके पैरेलल बनेगा? एडी। आप देख लेना जब भी कंजम्पशन का कर्व बनाओगे तो एडी के पैरेलल बनेगा। एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे के पैरेलल बनते हैं, बना के देख लेना। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे के क्या बनेंगे? पैरेलल। अच्छा, ये पैरेलल क्यों बनते हैं? एडी इज पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व। व्हाई एडी एंड कंजम्पशन कर्व आर पैरेलल? बिकॉज बच्चों एडी और कंजम्पशन कर्व का जो डिफरेंस होता है, इनका जो डिफरेंस है, एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई। ठीक है, अगर मैं सी को यहाँ भेज दूं, एडी माइनस सी इक्वल टू आई, मतलब एडी और सी, एडी और कंजम्पशन का डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि हमारे चैप्टर में असम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट कैसे नेचर की है?
ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? जो गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखती है। इसीलिए इसीलिए ये दोनों कर्ज जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। कौन से? एडी और कंजम्पशन का। ठीक है, फिर आप यहीं पर इन्वेस्टमेंट कर बनाओगे, यहीं पर इन्वेस्टमेंट कर बनाओगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। आप बना के देख लेना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा इन्वेस्टमेंट का। एक्स एक्सिस के पैरेलल की मतलब है क्योंकि वही सेम रीजन, इन्वेस्टमेंट कैसी है? ऑटोनॉमस है, इस वजह से एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। क्लियर है? समझ में आया? इन्वेस्टमेंट कैसे बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बच्चों, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक और चीज, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होती है उसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट सेम रहती है, क्योंकि सिंस से गवर्नमेंट सेक्टर करती है तो गवर्नमेंट सेक्टर को इनकम से फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्राइवेट सेक्टर में, जैसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मैंने पढ़ाया, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो प्राइवेट सेक्टर करता है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कब बढ़ाता है? जब उसकी प्रॉफिट होती है, ये जब इनकी इसकी इनकम बढ़ती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। गवर्नमेंट ने अगर सोच लिया साल की स्टार्टिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो उतनी इन्वेस्टमेंट करती रहती है। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट नेचर का होता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, क्लियर है? ये तो कर बन गया एडी का, मैंने यहाँ पर बता दिया। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई एडी एंड सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और व्हाई एडी एंड सी आर बोथ आर पैरेलल। ये पैरेलल इसलिए होता है क्योंकि इनका जो डिफरेंस होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कैसे? विच इज ऑलवेज ऑटोनॉमस, बिकॉज चैप्टर में assumption है। व्हाई इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस। हाँ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस नेचर, ऑटोनॉमस नेचर की है। क्लियर है? क्लियर है? अब बात करेंगे एएस कर्व की। सुनिए, ये तो एडी कर्व था, एएस कर्व। व्हाट इज एएस? एग्रीगेट, एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ सुनो बच्चों, में पहले फॉर्मूला बता दूं। एएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी प्लस एस। क्या होता है? हाँ, एएस का फॉर्मूला होता है हमारा सी प्लस एस। सी मतलब कंजम्पशन, एस का मतलब क्या होता है? सेविंग्स। नहीं बच्चों, सी का मतलब होता है कंजम्पशन, और एस का मतलब क्या होता है? सेविंग। एस होता है हमारा सेविंग। ठीक है, अच्छा। एएस की डेफिनेशन, एएस का मतलब क्या होता है? एएस इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sector of economies which all the firms are planning to offer for sale। मतलब जितनी भी फॉर्म्स है पूरे हमारे इकोनॉमी में, वो प्लान कर रहे हैं सेल करने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में। इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल दी फर्म्स आर प्लानिंग टू ऑफर फॉर सेल इन अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? एएस इक्वल टू सी प्लस वाई, सी प्लस एस। ठीक है, अब इसका कर्व कैसा बनेगा? सुनो, कर्व से पहले शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल बनाने का तरीका क्या बताया? सुनिए, एक शेड्यूल याद रखना, पेपर में सिर्फ एक ही शेड्यूल बनाना, ये वाला बस, इसी को याद रखना। ठीक है, वाई ले लेंगे और सी ले लेंगे। रुक जाओ बच्चों, शेड्यूल बनाओगे ना और ग्राफ भी बनाओगे तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। पेपर की जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, 100 मार्क्स लाने के उतने ज्यादा चांस बढ़ेंगे आपके। ठीक है, वो ही बनाया। हाँ, कहाँ बच्चों? यार देखो, तेरा रिजल्ट आने तो मैं देखता हूँ, अभी तेरा रिजल्ट आया नहीं है। इस बार फोन आया ना मुझे, बता रहा हूँ। जब इनकम जीरो है, इनकम जीरो फिर भी कुछ कंजम्पशन होती है, जीरो। हाँ, 40 लेनी है, मैंने बताया ना। एक ही चीज याद रखना, जीरो इनकम पे अगर कोई कंजम्पशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। याद रखना ये बात, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ेगी। इनकम हो गई 100, कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? मैंने बताया ना 80 से इंक्रीज करना है आपको। ठीक है, फिर इनकम बढ़ी, 80 से बढ़ाओ कितना आया? 200। फिर इनकम बढ़ी, 80 से बढ़ाओ कितना आया? 280। फिर इनकम बढ़ी, 80 से बढ़ाओ कितना आया? फिर इनकम बढ़ी, 80 से बढ़ाई है 440। फिर इनकम बढ़ी, 80 से इंक्रीज 520। क्लियर? याद रखना बच्चों।
सेविंग्स निकालने का तरीका क्या होगा? यार देखो, अगर मान लो किसी पर्सन की इनकम है 100, अगर वो 80 खर्च करता है, कंज्यूम कर लेता है, तो सेव कितना कर रहा है? 20 सेव कर रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं y इक्वल टू क्या होता है? C प्लस एस। तो इसका मतलब मुझे यहाँ सेविंग्स निकालनी हो, क्योंकि बच्चों एएस निकालने के लिए कंजम्पशन और सेविंग दोनों का आना जरूरी है। तो सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको यहाँ भेज दें, इनकम माइनस कंजम्पशन क्या हो जाएगी? हमारी सेविंग्स हो जाएगी। इसको ऐसा माइनस करो, कितना आया? -40। इनकम माइनस -20, 0, 20, 40, 80। ठीक है। अच्छा, ये जो माइनस में सेविंग्स है, हम क्या कहते हैं? जस्ट सेविंग। क्या कहते हैं इसे? अच्छा, जस्ट सेविंग क्यों आया? इनकम 0 थी, कंजम्पशन 40 है। अभी कंजम्पशन करेगा कैसे? अगर उसके पास कोई इनकम ही नहीं है, 0 इनकम है और कंजम्पशन 40 है, तो उसका वो पैसा ला कहां से रहा है? सेविंग में से। सेविंग से पैसा निकाल रहा है, इसीलिए जस्ट सेविंग्स आया, माइनस में आ रहा है सेविंग। ठीक है, क्लियर है? समझ में आएगा? अब एएस का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस एस। एडीपी अभी इसमें आएगा। तो C प्लस एस करें, इन दोनों को ऐड कर दें, 0, 100, 120, 200, सॉरी 200, वो चेक करा था मुझे, 300, 400, 500 और 600। अच्छा बच्चों, आप देख रहे हो एक जादू हुआ है। ये देखो कितना अच्छा जादू हुआ, y इक्वल टू ए एस आ गया, है ना? y इक्वल टू ए एस, तो एक फॉर्मूला और बन गया। ए एस और y क्या होते हैं? हमारे सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। y इक्वल टू ए एस होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, y इक्वल टू ए एस होता है। मतलब अगर आप ए एस कर बना लो तो वो इनकम कर के बराबर होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? शेड्यूल कैसे बनाया मैंने? हाँ, अभी सुनो, तो जादू कैसे होगा? यहाँ सुनो, अब मैं कर्व बना रहा हूँ एएस का, सुनिए, एएस कर्व बना रहा हूँ मैं। नहीं, सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ लेना है इनकम, यहाँ लेना है इनकम, और यहाँ लेना है एएस। एएस बना रहे ना? नहीं, सर वाई का भी आएगा। अच्छा हाँ यार, अबे ऐसी जरूरत ही नहीं है, एएस बनाएंगे खाली 45 डिग्री का एंगल। यहाँ सुनो, अब मैं एएस कर्व बना रहा हूँ, ये मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है और एएस हमने वाई एक्सिस। 0,0 मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, 100, 100 मतलब 100, 100 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। फिर 200, 200, फिर 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600। तो ये क्या बन गया हमारा? एएस कर्व ज्वाइन कर देंगे। तो एएस कर्व कैसा बनता है? 45 डिग्री। यहाँ देखो 45 डिग्री कर्व बनता है। एएस कर्व बोलेंगे या ऐसे इनकम कर्व भी बोलेंगे, क्योंकि एएस और इनकम क्या होती है? इक्वल। एएस इक्वल टू वाई होता है ना? यहाँ देखो एएस जो वाई है वही क्या है? एएस है। तो एएस इक्वल टू वाई होता है, इसीलिए याद रखना एएस कर्व जो बनेगा वो कैसा बनेगा? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर है? समझ आ गया एएस कर्व कैसे बनाना है? और एडी कर्व कैसा बना था बच्चों? याद करो, एडी कर्व कैसा बना था? अपवर्ड स्लोपिंग, इस टाइप में। और एएस कर्व कैसा बना? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ ऐसा, ये एएस बना। एडी इक्वल टू एस 45 डिग्री बोलते बस। ठीक है, अब यहाँ सुनिए, क्लियर है? समझ में आ गए? अब सुनो, अब सुनो बच्चों, अभी हमने देखा कि एएस कर्व कैसा बना। एएस कर्व कैसा बना? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, इस टाइप में एएस कर्व बना। एएस को हम क्या कह सकते हैं? इनकम कर्व। एएस को हम क्या कह सकते हैं? इनकम कर्व। कंजम्पशन कर्व कैसे बना है बच्चों? यहां से स्टार्ट होता है, ये कंजम्पशन कर्व बताया था ना मैंने। कंजम्पशन कर्व एएस कर्व जस्ट इसके ऊपर से बनता है, कंजम्पशन कर्व कहां से बनता है? यहां से। ठीक है, यहां सुनो, ये क्या बन रहा है हमारा? कंजम्पशन। आप चाहो तो बना के देख सकते हो, कंजम्पशन बनाओगे ना 0, 40, 100, 20,
120 ऐसे करके बनाओगे तो इस टाइप में बनेगा। आप बना के देख लेना बेशक से, ठीक है। यहाँ हमेशा एक्स एक्सिस पे इनकम लेंगे और वहां यहाँ लेंगे एएस और कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ सुनो, जहां पर एएस, जहां पर वाई और सी इक्वल है, यहाँ सुनिए, जहां पर इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं इसे? ब्रेक इवन पॉइंट। इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर इनकम बिकम्स इक्वल टू कंजम्पशन। जहां इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाए वो क्या कहलाता है? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और जहां पर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है? यहाँ पर कंजम्पशन कर्व ऊपर है और इनकम कर्व नीचे है, मतलब इनकम कम है और कंजम्पशन क्या है? ज्यादा। इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा। यहाँ देखो ये वाला पोर्शन, यहाँ कंजम्पशन ऊपर है और इनकम क्या है? नीचे, मतलब इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। तो इसे हम कहते हैं डेस्क सेविंग वाला पॉइंट। क्या कहते हैं इसे? हाँ, इसे हम डेस्क सेविंग कहते हैं। दिस इज डेस्क सेविंग। और ये वाला बच्चों, ये यहाँ ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, यहाँ इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन क्या है? कम। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सेविंग्स। क्या कहते हैं इसे? सेविंग्स कहते हैं। क्लियर है? ये सेविंग्स होता है। और जहां ये दोनों इक्वल होते हैं इनकम और कंजम्पशन से, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। एक और बात याद रखना, ब्रेक इवन पॉइंट की एक खास बात और होती है, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होती है। इसका मतलब ये सेविंग्स क्या है? जीरो। सेविंग्स क्या है? जीरो। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग जीरो होती है। क्योंकि खुद सोचो, किसी की इनकम अगर 100 है और वो सारा का सारा पैसा कंज्यूम कर रहा है, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन है, तो सेविंग्स क्या होगी? जीरो। तो ब्रेक इवन पे याद रखना, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन भी होती है और सेविंग क्या होती है? इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अच्छा बच्चों, ये वाला पोर्शन अगर क्वेश्चन पूछे कि ये वाला पोर्शन किसे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ, हाँ, ये वाला पोर्शन जो है रिप्रेजेंट करता है ऑटोनोमस कंजम्पशन को। ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑटोनोमस। क्योंकि कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम क्या होती है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये वाला पोर्शन किसे? ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा वाला पोर्शन? ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और उसको लिखते कैसे हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन को? सुनो, इस तरीके से, सी बार इसे लिखते हैं इस तरीके से, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्लियर हो गया सबको? चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हाँ, तो जाओ, ऐसे करते 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, आज हम एपीसी और एटीएस के न्यूमेरिकल्स खत्म करेंगे। एपीसी लिखे हेडिंग, एपीसी और एपीएस, इसके न्यूमेरिकल सबको बनाया अभी। एपीसी का मतलब क्या होता है बच्चों? एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीएस, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एस अपॉन में, ये बच्चों एमपीसी एमपीएस होता भी आएगा। यहाँ सुनो, एपीएस क्या होता है बच्चों? एवरेज प्रोपेंसिटी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ट्रायंगल नहीं वो डेल्टा होता है। यहाँ देखो, फिर बात करते हैं एमपीसी। एमपीसी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा कुछ बच्चे इनमें डिफरेंस नहीं समझ पाते, मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है इसमें। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, और एमपीएस का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम, ठीक है। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस मतलब, एक सेकेंड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब जरा इनका मतलब समझ लो, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इनका मतलब। सुनिए, मान लो किसी पर्सन की इनकम है 100 में से 80 कंज्यूम कर रहा है वो, तो इसका मतलब सेव कितना कर रहा है? 20। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एपीसी निकालो, तो आप बोलोगे एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। तो एपीसी कंजम्पशन कितनी है उसकी? कंजम्पशन 80 है और इनकम कितनी थी उसकी? 100। तो एपीसी क्या आ गया? 0.8। एपीसी क्या आ गया बच्चों? 0.8। एपीसी बताता क्या है बच्चों? एपीसी बताता है कि अगर किसी
लोग अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं। एपीसी क्या बताता है, लोग अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं, वो एपीसी बताता है। एपीएस क्या बताता है, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन में वाई। वाई इनकम कितनी थी उसकी 100 और सेविंग्स कितनी है 20, 20 अपॉन 100 कितना होता है 0.2। तो एपीएस क्या कितना आ गया 0.2। इसका मतलब ये लोग अपनी इनकम का कितना सेव कर रहे हैं, मतलब 20% लोग सेव कर रहे हैं। 0.2 का मतलब 20%, 0.8 का मतलब क्या होता है 80%। और इन दोनों का सम हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। एपीसी और एपीएस का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। हमेशा रखना एपीसी और एपीएस का जो सम है हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं एमपीसी और एमपीएस की। सुनिए एमपीसी और एमपीएस की, अगर मान लो किसी पर्सन की इनकम 100 है, 100 में से वो 80 कंज्यूम करता है, इसका मतलब सेव कितना कर रहा है 20। अब उसकी इनकम बढ़ गई 200 हो गई, कितनी हो गई 200। अब वो कंज्यूम कर रहा है 140, कितनी 140 कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब वो सेव कितना कर रहा है, सेव कितना कर रहा है बच्चों 60 सेव कर रहा है। 200 में से 140 कंज्यूम कर रहा है, सेव कितना कर रहा है 60। ठीक है। अच्छा उसकी इनकम कितनी चेंज हुई, उसकी इनकम कितनी चेंज हुई 100 से, तो डेल्टा वाई आ जाएगा 100। डेल्टा वाई कितना आ गया 100। उसकी कंजम्पशन कितने से चेंज हुई बच्चों 60, तो डेल्टा सी आ जाएगा 60। मतलब 80 से कितनी हो गई 140, तो कितनी और बढ़ी 60 बढ़ गई। ऐसी उसकी सेविंग कितनी चेंज हुई 20 से 40, 60 कितनी चेंज हुई 40। ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे सबसे पहले एमपीसी। एमपीसी डेल्टा सी कितना है 60, डेल्टा वाई कितना है 100, तो कितना आ गया 0.8। तो वही बोल रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट एमपीएस, डेल्टा एस कितना है 40, डेल्टा वाई कितना है 100, ये कितना आ गया 0.4। और इन दोनों का सम भी इक्वल टू क्या आएगा हमेशा, हमेशा 1 के इक्वल। ठीक है। एमपीसी और एमपीएस का सम भी हमेशा किसके इक्वल आएगा बच्चों 1 के इक्वल आएगा। क्लियर है ये? ठीक है। अब सुनो एपीसी और एमपीसी में क्या फर्क है बच्चों। एपीसी में हम उसी इनकम पे कितना कंज्यूम कर रहा है वो निकालते हैं। एमपीसी में हम देखते हैं कि कितनी इनकम उसकी चेंज हुई, अपनी उसकी इनकम चेंज होने का कितना पोर्शन वो कंज्यूम कर रहा है। उसकी इनकम चेंज कितनी हुई 100 से, तो उसकी कंजम्पशन कितनी चेंज हुई 60। मतलब ये जो इनकम चेंज हुई इसका कितना पोर्शन कंज्यूम कर रहा है 60% ना, 60। ठीक है। और कितना सेव कर रहा है मेरे इस, हाँ 0.4। ठीक है, समझ में आए। तो ये इनमें फर्क होता है एमपीसी और एपीसी में। क्लियर है। चलिए इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, नोट कर लो अगर इसे नोट करना है एग्जाम्पल। हाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पे। यस कोमल और बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इनकम, कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम
चैप्टर 7 का। बच्चों पहले आप खुद से ट्राई करना। बच्चों इनकम है 100, कंजम्पशन है 80, इनकम 200, कंजम्पशन 120, इनकम 80, सॉरी इनकम 300, कंजम्पशन 150। क्वेश्चन में बोला है एपीसी निकालो और एपीएस निकालो। एपीसी निकालो और एपीएस ट्राई करें। एपीसी और एपीएस, एपीसी निकालेंगे और एपीएस निकालेंगे। सर एपीसी निकल लिया सर 0.8। हाँ एपीसी का फॉर्म क्या होता है? 0.8 आएगा सी अपॉन में वाई। 80 अपॉन 100 कितना आया? 0.8। 120 अपॉन 200 कितना आया? इनकम अपॉन कंजम्पशन करना है कितना? 0.6। फिर 150 अपॉन में 0.5। अब कुछ बच्चे सेविंग निकाल रहे होंगे, है ना? सेविंग निकाल रहे होंगे ना आप लोग। सेविंग कैसे निकालोगे बच्चों? इनकम तो कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है, तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो, इनकम माइनस कंजम्पशन सेविंग आ जाएगी 20, 80, 150। तो बच्चों आप कंजम्पशन अपॉन इनकम कर दोगे तो हाँ एस अपॉन वाई करोगे तो वो आ जाएगा। लेकिन ये करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सुनिए, हमें पता है कि एपीसी और एपीएस का सम क्या होता है? 1। अगर एपीसी 0.8 है तो एपीएस क्या होगा बच्चों? 0.2, है ना? एपीसी अगर 0.8 है तो एपीएस कितना होगा? 0.2। तभी तो इसका सम 1 आएगा। मतलब बेसिकली इसको 1 में से माइनस करो। 0.6 है तो 0. ये क्या होगा? 0.4। 1 में से माइनस कर दो। हाँ ये अगर 0.5 है तो ये भी क्या होगा? 0.5। या अगर आपको ये समझ में नहीं आता, दिमाग नहीं लगाना चाहते इतना, तो यही कर लो बच्चों, सी अपॉन में वाई। 20 अपॉन 100 कितना होगा? 0.2। 80 अपॉन 200 कितना होगा? 0.4। 150 अपॉन 300 कितना होगा? 0.5। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा वही पेपर देके आ रहे हो? सबक नहीं सीखा तुमने? सबक नहीं सीखा? सर सबक नहीं सीखा। एमपीसी निकालना है और एमपीएस निकालना है। यहाँ सुनो, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तुझे बताना पड़ेगा ना। डेल्टा वाई, सुनो डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे? डेल्टा मतलब होता है चेंज, ठीक है? तो पहले भी हम डैश लिखेंगे। 100 से इनकम कितनी चेंज हुई? 200, ठीक है? तो नीचे वाले को बराबर से माइनस करो कितना आया? 100। फिर नीचे वाले को बराबर से माइनस करो कितना आया? 100। मतलब नीचे वाले को बराबर से माइनस करना है आपको डेल्टा वाई निकालने के लिए, करो 100, ठीक है? ऐसे ही डेल्टा सी निकाल सकते हो आप। कैसे? पहला डैश, फिर नीचे वाले को बराबर से माइनस करो कितनी इनकम कंजम्पशन चेंज हुई? 75। फिर नीचे वाले को बराबर से माइनस करो कितना? 75। फिर नीचे वाले को बराबर से माइनस करो -25। -20 कैसे आएगा? नहीं वो 310 है। फिर नीचे वाले को बराबर से माइनस करो कितना आया? सर 25 गलत लिखा हुआ आपने। तो क्या आएगा ये? करना भाई। 40 आएगा नहीं 75। पक्का? हाँ सर। फिर नीचे वाले को बराबर से माइनस करो। आएगा भाई 90। तुम्हें क्या हो गया? शॉक लग गया क्या? अच्छा सुनो,
जल्दी यहाँ सुनो, एमपीसी निकालेंगे। 0.75 0.75 हाँ, एमपीसी क्या आएगा, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, 75 अपॉन 100 कितना आया, 0.75। सिमिलरली 75 अपॉन 100 कितना आया, 0.75। ये भी 0.75 आएगा। ये इसको इससे डिवाइड करेंगे 90 अपॉन 100 कितना होगा, 0.9। कुछ बच्चे 0.9 होता है या 0.90 एक ही बात होती है बच्चों, ठीक है। यहाँ सुनो, अब एपी एमपीएस निकालेंगे। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेविंग निकालते हैं फिर डेल्टा एस निकालते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है। पहले सेविंग निकालो वाई माइनस सी करके, उसके बाद जैसे डेल्टा वाई निकाला डेल्टा सी निकाला वैसे डेल्टा एस निकालो। लेकिन इतना काम जम करना ही क्यों है, आपको पता है एमपीसी और एमपीएस का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिखो, इसको 1 से माइनस करोगे क्या होगा, 0.25। इसको 1 से माइनस करो 0.25, इसको 1 से माइनस करो 0.25, इसको 1 से माइनस करो 0.1। खत्म बच्चे। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं आपसे हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ 100% जाएंगे। नेक्स्ट, और सुनो, नेक्स्ट क्लास में ये यूनिट भी खत्म कर दूंगा। एक क्लास में खत्म होने वाला यूनिट नहीं था, नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, प्लस इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप जो सबसे डाउटेबल टॉपिक होता है वो भी खत्म कर दूंगा, ठीक है। सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।